एसईएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में मौजूद हैं कृषि अधिकारी बीके सचान साहब। उनकी एक पुस्तक हमने पढ़ी और उस पुस्तक के कुछ चंद पन्ने ही पलटे थे कि वो पूरी पुस्तक का एक सार निकल करके जो सामने आता है। जब आप कुछ आधी पुस्तक पढ़ लेते हैं तो समझ में आता है कि वो पुस्तक ये कहती है कि प्रकृति के वैभव पर ही कृषि आज की संभव है। लेकिन हम आधुनिक युग में जब देखते हैं और जब हम गांव में जाकर के देखते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि प्रकृति से तो शायद आज किसान का कोई चोली दामन का साथ दिखता नहीं है। दूर दूर तक ज़मीन आसमान की बात हो गई है। ऐसी पुस्तक को प्रकाशित करने के बाद हमने उनमें से कुछ सवाल निकाले, कुछ प्रश्नों को चुना और आज बीके सचान साहब के साथ में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर प्रकृति के वैभव पर उन्होंने किस तरीके से दिखाया, कि किस तरीके से प्रकट करने की कोशिश की है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। सर, ये आपने जब ये बात कही पुस्तक में कि प्रकृति के वैभव पर ही कृषि संभव है, लेकिन हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद से जिस तरीके से कृषि में उन्नति हुई है, हरित क्रांति हुई है, तो मुझे लगता है तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो ये तो हमारी उपलब्धि ही है एक तरीके से। नहीं, कोई संदेह नहीं, उपलब्धि तो है कि 50 मिलियन टन खाद्यान्न था 1950 के दशक में और आज 250 मिलियन टन हो गया है। उपलब्धि तो है, लेकिन ये उपलब्धि ये कैसे सिद्ध कर सकती है कि कृषि जो है रसायनों के भरोसे होनी चाहिए। मैंने जो उस किताब में लिखा है, देखिए भाई, दो चीज़ें हैं। जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था प्रकृति के भरोसे ही है। आप जो भौतिक संसाधन बनाते हैं हम लोग, वो आप फैक्ट्री में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितने बना लीजिए, आपके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, जिसको जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, वो संपूर्ण रूप से प्रकृति के वैभव पर ही निर्भर करती है। और साइंस हमको केवल इतनी समझनी है उसमें, जैसे कृषि विज्ञान की जो परिभाषा है, हमारी बात जितने लोग सुनेंगे उनमें जो लोग कृषि स्नातक होंगे वो ज़रा समझें। कृषि की परिभाषा में लिखा गया है कि भूमि एवं फसलों का ऐसा प्रबंधन जिससे हमारी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, परंतु प्रकृति की किसी भी व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। यानी कि जो पहले सनातन कृषि होती थी, आज के जो 200 साल 300 साल पहले खेती होती थी, उसमें हम खेत की उर्वरता का, खेत की मेड़ पर खड़े पेड़ का, अपने घर में पाले गए पशु का और अपनी ज़रूरत के लिए रोटी का, दाल का, तेल का, सब्जी का, फल का इंतज़ाम सब लेके चलते थे और प्रकृति हमको देती थी। कोई रसायन नहीं थे। इधर क्या हुआ कि रसायन 1960 के बाद जो हरित क्रांति में मैंने कार्यक्रम, यानी देश के कृषि वैज्ञानिकों ने, नीतियों ने, किसानों ने मिलकर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए, उन पर संदेह नहीं है। संदेह और शंका इस बात पर अब आज की तारीख में है कि 1990 के दशक में मैं आत्मनिर्भर हो गया था। मतलब हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन के नज़रिए में हम 1990 में आत्मनिर्भर हो चुके थे। और 1990 के बाद से ये भी सबको ज्ञात होने लगा था कि खेती में ये जो रासायनिकरण हो रहा है उसकी वजह से हमारे बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त होने लगे और जो भोजन में जहरीला प्रभाव आने लगा, उसके कारण लोग लाइलाज बीमारियों में फंसने लगे और नए नए रोज़ अस्पताल खुलते जा रहे हैं, फिर भी अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही हैं। जो लोग अस्पताल में नहीं पहुँचे अभी तक, उनसे भी पूछो कि क्यों भाई आप खुश हो, प्रसन्न हो, स्वस्थ हो, तो वो कहेंगे कि अब बहुत प्रॉब्लम होती है, हमको घुटनों में दर्द है, मुझको आँखों से कम दिखता है और खाना नहीं हजम होता है और रात को लगता है जैसे फीवर सा चढ़ा हो। यानी हेल्दी व्यक्ति अगर आप खोजना चाहो ना अपने समाज में कि स्वस्थ कौन है,
तो स्वस्थ आदमी लाखों में एक मिलेगा। नंबर दूसरा, प्रसन्न कौन है? किसी को हंसते मुस्कुराते देखो तो बताओ हमको। किसी से पूछ करके देख लेना टेलीफोन पर, किसी को फ़ोन करो, मामा को, चाचा को, फूफा को, और पूछना, अरे फूफा जी कैसे हैं? फूफा जी क्या कहते हैं? यार ठीक हूँ, अब बेटा हाल चाल मत पूछो, अब बस यही लगता है कि भगवान जल्दी उठा ले। यानी हम मौज में हैं, हम मस्ती में हैं, हम खुश हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता टेलीफोन पर हाल चाल पूछो कि आई एम फाइन, दिल खोल के। बिल्कुल। तो क्या उपलब्धि की है आपने? मतलब 250 मिलियन टन अनाज पैदा कर लेना, इसको उपलब्धि मानते हैं? पेट भरने के लिए तो उपलब्धि है, हमने कुछ पेट में डाल दिया, सबका पेट भर रहा है, लेकिन उसमें है क्या? देखिए 1950 में हमारा कुल उत्पादन 50 मिलियन टन था, खाद्यान्न उत्पादन। और आज जो रासायनिक उर्वरक यूज हो रहे हैं ना, उनकी क्वांटिटी मालूम है? 30 मिलियन टन। यानी 1950 में जो हमारा उत्पादन था अनाज का टोटल, उसकी लगभग उससे ही थोड़ा सा कम, इतना तो मैं रासायनिक फर्टिलाइजर डाल देता हूँ खेतों में। और इसके बाद जब फसल सुरक्षा रसायनों की बात आएगी तो सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से तो 28,000 करोड़ रुपए जो रिकॉर्ड बोलता है, और कुछ आप रिकॉर्ड में नहीं है। तो आप रिकॉर्ड की बात करेंगे ना, तो करीब 80 से 90,000 करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, बीडीसाइड हम डालते हैं। अगर इसको देख लो ना, जो 80,000 करोड़ को जो आबादी से भाग दे दो, तो करीब जो है 800-900 रुपए का केमिकल, मतलब जहर, हर व्यक्ति अपने भोजन के साथ साल भर में ले लेता है। तो ये इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है ना? तो मैं जो कह रहा हूँ कि ये ठीक है, बीमारी लगती है तो हम ये देखें, पहले बीमारियों का नियंत्रण क्या था? इंसेक्ट जो फसल में लगते थे उनका प्राकृतिक नियंत्रण था कि पक्षी थे, नाना प्रकार के पक्षी थे, वो ऊपर घूमा करते थे, पेड़ों में बैठ जाते थे और वो इंसेक्ट खोजा करते थे। पक्षी का पहला भोजन इंसेक्ट है, कोई भी कीड़ा मिले, ऐसा पदार्थ जो फसल को नुकसान पहुंचा रहा हो उसको खा जाएगा या बिल्कुल उसको नष्ट कर देगा। पक्षी दिन भर कीड़ा खाता था। हाँ। और ज़मीन में जो लाभदायक सूक्ष्मजीव थे, वो नेगेटिव पैथोजन जो रोग फैलाते हैं, उन पर नियंत्रण बनाए रखते थे। हाँ। अब आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। इस समय मच्छर बहुत बढ़ गया, बड़े बड़े शहरों में, गाँव में, हर जगह मच्छर। और ये जो गुड नाइट ऑल आउट का कारोबार है ना, ये 9,000 करोड़ का है। आप कल्पना करिए कि हर घर में जो 60 रुपए की रिफिल है ना, वो 1 महीने में बदल जाती है। यानी कि हर घर का व्यक्ति, हर घर में औसतन साल भर में 600-700 रुपए तो ऑल आउट कमरे में जलती है। लेकिन जब मेरे घर के आगे नाली में मेंढक हुआ करते थे 10-20, तो मच्छर नहीं था। तो मच्छर दिन में कहाँ जाता है? मच्छर दिन में कमरों में नहीं रहता, रात में आता है। दिन में मच्छर जो है ना, पानी में, भरे हुए पानी में बैठ जाता है। बिल्कुल। और उसी भरे हुए पानी में मेंढक होते थे। तो मेंढक क्या कि मच्छर खाया करता था। तो मच्छर थे, तब भी थे, आज भी हैं, लेकिन तब मच्छरों पर एक प्राकृतिक नियंत्रण था। आज ये प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था को मनुष्य ने, ये जो ज्ञानी मनुष्य है ना, अपने आप को कहता है मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। ठीक है, तुम अपना ज्ञान है, लेकिन लिमिटेड ज्ञान है। प्रकृति में जो ज्ञान है उसका भी 1% भी आपको नहीं मालूम, और तुम इस प्रकृति की व्यवस्था के ठेकेदार बन बैठे। तो प्रकृति का जो ज्ञान है, प्रकृति की जो व्यवस्था है, उसको समझ करके खेती अगर हम करते हैं तो हमारे सामने परेशानियां नहीं हैं। तो आज की जो आधुनिक तकनीकी वाली खेती है ना, तो उसी का तो परिणाम है। आप देखिए, उत्पादन तो मेरा बढ़ करके 50 मिलियन टन से 250 मिलियन टन पहुंच गया, ठीक बात है।
लेकिन भूमि की उर्वरता नष्ट हुई। 0.52%, ऑर्गेनिक कार्बन आज घट करके 0.3% बचा ज़मीन में। जो पानी के नीचे जो भूगर्भ जल है जो 30-35 फुट पर होता था औसत, वो आज औसत 150 से 200 फुट पर पहुंच गया। बायोडाइवर्सिटी, जिसको आज कहते हैं ना पर्यावरण बिगड़ रहा है, पर्यावरण में पॉल्यूशन है, और सब पर्यावरण पर निरी बातें हो रही। तुम दोहरी चाल क्यों चलते हो? अगर इन्वायरमेंट को कंसीडर करते हो, अपनी ज़िंदगी में इन्वायरमेंट की महत्ता को समझते हो, तो आधुनिकीकरण से थोड़ा सा दूरी बनाओ। आधुनिकीकरण का पूरा लुत्फ उठाएंगे और पर्यावरण की बात करते रहेंगे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये आधुनिकीकरण की जीवन में क्या है? प्रकृति बिगड़ गई, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई। अब वो कहते हैं कि पराली है और वो धुआं है, वो कार्बन लेवल बढ़ गया। तो कार्बन, देखिए ना प्रकृति क्या करती है। हम चूल्हे में लकड़ी जलाते थे खाना बनाने के लिए, तो उससे धुआं निकलता था। और पौधों का मुख्य भोजन क्या है? अगर वनस्पतियाँ खूब ठीक ठाक हैं तो पौधों का जो मुख्य भोजन है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। प्रकृति में जो मैंने कार्बन डाल दिया वो पौधों ने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन अब पेड़ नहीं है, जमीन नंगी है, तो कार्बन तो पौधे एब्जॉर्ब कर लें या मैं यज्ञ कर दूं। हमारी माताएं बहनें सुबह चूल्हा जलाती थी, शाम को चूल्हा जलाती थी। सुबह चूल्हा में पहली रोटी बनाते समय थोड़ी सी रोटी तोड़ करके घी और गुड़ लगा के अग्नि में डाल देती थी। इससे जो है जो गैसें पैदा होती थी, वो गैसें यज्ञ की, ये छोटे से यज्ञ की गैस हमारे घर के आसपास के वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको रिएक्ट करके और CO2 को पृथक कर देती थी। O2 ज़्यादा हो जाती थी, C का मॉलिक्यूल ज़मीन में गिर जाता था, तो कार्बन वैल्यू बढ़ जाती थी। तो जो मेरी किताब में आपने पढ़ा है, मैं उसको कह रहा हूँ कि वही सत्य है। और उसे सत्य इसलिए मान लेना चाहिए कि ये जो आधुनिक कृषि का इतिहास है ये केवल 60 साल पुराना है। और 60 साल के इतिहास में आपने तौबा 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 तौबा, किसान खुश है क्या देश का? नहीं। अनाज सब्जी खाने वाला खुश है? सवाल भी तो यही खड़े होते हैं सर कि इतना कुछ होने के बावजूद किसान तो संतुष्ट नहीं है। तो वो इसलिए नहीं संतुष्ट है, वो इसलिए नहीं संतुष्ट कर रहा है। आधुनिकीकरण के नाम पर, तकनीकीकरण के नाम पर कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने, तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित मतलब वो कहते हैं अपने आप को बुद्धिजीवी, मैं तो उनको लुटेरा कहता हूँ, डकैत, अपने निजी स्वार्थों के लिए पर्यावरण को लूट लो, किसान की गाड़ी कमाई का पैसा लूट लो। तो किसान जो हमारे देश के 14.5 करोड़ किसान हैं, वो हर किसान लगभग जो 10% बड़े किसान हैं उनकी जब बात जाने दीजिए, 90% किसान कर्ज में डूबा है। 90% किसान में कर्ज में डूबा है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो 2,000 रुपया हर चौमाही में देने की, 6,000 रुपया हर साल हम किसान को देंगे, 6,000 रुपया पाने के लिए किसान जो है ना रोज कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है। उत्तम खेती मध्यम बान, मैं जो कहता हूँ जब प्रकृति के अधीन थी खेती, तो इसी देश का किसान, इसी देश के पुराने लोगों से पूछ लीजिए कि वो कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भीख निदान, हम नहीं तहसीलदार बनेंगे, मैं अपनी खेती करूँगा। और आज तो प्रकृति के अधीन होगी तो हर व्यक्ति खेती करना चाहेगा, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था में लागत नहीं है। और रही बात इसकी कि हम खाने को मोहताज थे, अब केमिकल इंडस्ट्री का ये दावा है कि ठीक है कर लो विरोध मेरा। जानते हो 1950 के दशक में बेटा 50 मिलियन टन था केवल, ये तो मेरी मेहरबानी है 250 मिलियन टन पर्याप्त अन्न के भंडार हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ 1950 के दशक में हमारे देश में 12.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन थी और केवल 3.5 करोड़ किसान थे। बैल से खेती होती थी और किसान अपने बैलों से अपनी संपूर्ण ज़मीन को जोत करके नहीं बो पाते थे।
यानी जुताई बुआई की दिक्कत थी। दूसरा, ज़रूरत नहीं थी। अब जिस किसान के पास 50 बीघा ज़मीन है, भौतिक संसाधन कुछ थे नहीं, स्कूटर उसे खरीदना नहीं था क्योंकि था ही नहीं, एसी था ही नहीं, था भी तो बिजली नहीं थी, तो ना बिजली थी, ना एसी थी, ना बाइक थी, ना कार थी, ना मोबाइल था, आधुनिकीकरण कम था। तो उसके सामने तो नीम का पेड़ था, एक चारपाई थी, कच्चा सा घर था, तो उसको क्या था कि 10 कुंटल खाने को मिल जाए, 1 कुंटल दाल पैदा हो जाए और 50 किलो तेल पैदा हो जाए। तो उसकी ज़रूरत कितनी ज़मीन से पूरी होगी उसके हिसाब से वो खेती करता था। वो क्यों 50 बीघा में खेती करेगा, और करेगा तो ले कहाँ जाएगा? बिल्कुल, कोई फैसिलिटी नहीं थी बेचने की, इसकी बेचने उसकी, की अपनी ज़रूरत के हिसाब से करता था। लेकिन अब आप तो सुनिए, व्यवसायीकरण हो गया उसका। तो जब किसान की ज़रूरत नहीं, अब हुआ क्या, अब हमारा मैकेनाइजेशन हो गया, अब हम बैल हटा दिए हैं और ट्रैक्टर से खेती करते हैं। अब तो 14.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन हमारे देश में, क्योंकि कुछ जंगल मैंने काट लिए, तो अब हम 14.5 करोड़ का, अब तो अगर 28 करोड़ भी ज़मीन हो ना देश में, तो 28 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन को भी जोत करके बो सकते हैं, क्योंकि मैकेनाइज्ड फार्मिंग है। तो ये जो जब हम 12 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन में से केवल 6 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन में खेती करते थे, तब 50 मिलियन टन था। आज 14 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन में हम 19.5 करोड़ हेक्टेयर में खेती करते हैं, तो 50 का गुणा 3 करो तो 150 मिलियन टन तो ऐसे हो गया। तो 150 मिलियन टन उत्पादन में तो किसी रसायन का हाथ नहीं है, वो तो ट्रैक्टर का हाथ है कि जुताई बुआई आसान हो गई तो आदमी जोत लेता, बो लेता। अब बात आई जो 100 मिलियन टन और ज़्यादा है, तो उसमें जो आधुनिक जो शस्य तकनीकियाँ थी उनको और उनका रोल नहीं है, जो वैज्ञानिकों ने उन्नतशील प्रजातियाँ निकाली उनका रोल नहीं है पैदावार में, जो हम ज़मीन का पानी निकाल के सिंचाई दे रहे हैं उसका रोल नहीं है। तो 150 मिलियन टन तक तो केवल ट्रैक्टर का रोल है, और जो 100 मिलियन टन और अतिरिक्त है उसमें 4 रोल हैं। उन्नत तकनीकियों का रोल है, सिंचाई साधनों का रोल है, और सुधरी हुई प्रजातियों का रोल है, और केमिकल का रोल है। लेकिन केमिकल का रोल कितना है? केमिकल के बलबूते पर मैं 25, 30, 40 मिलियन टन केवल उत्पादन पर रोल है मेरा केमिकल का। अच्छा, लेकिन इनकी मात्रा खुद अपने आप में, अगर 25-30 मिलियन टन मैं मान लूँ कि केमिकल की बदौलत होगा, तो इनकी खपत खुद अपने आप में 30 मिलियन टन है। तो हमारे हॉस्पिटल वैसे ही कम है सर, डॉक्टर भी कम है, तो मुझे लगता है कि ये केमिकल की वजह से बहुत सारे लोग बीमार भी हो रहे होंगे। ये तो आज से हमें चिंतन करना पड़ेगा। अब आप सुनिए, अभी हम तो कई बार अपने जब मरीज़ कोई होता है उसको अस्पताल में देखने जाते हैं, ले जाना पड़ता है, तो डॉक्टर ने बीमार मरीज़ से कहा कि ये ब्लड टेस्ट करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो, ECG करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, और ये करा लो, सब कुछ करा लिया, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। लेकिन वो मरीज़ तो मरीज़ है, वो तो कहता मैं बीमार हूँ। तो है क्या कि सब कुछ ठीक है, बट वो वीकनेस है उसके अंदर, वो बीमार है क्या उसके अंदर जो केमिकल के रेजिडुअल इफेक्ट है ना, जो भोजन के साथ गए, भोजन के। दरअसल बीमारी में फीवर टेस्ट होता है, किडनी खराब है, लीवर खराब है, और ये है वो, ये तो जांचें होती हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर 2 ml जो इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है, वो उसका इफेक्ट है, तो वो तो लोग करते नहीं हैं कि ये बीमारी इसकी ड्यू टू केमिकल, मतलब इंसेक्टिसाइड। तो आदमी के शरीर में भोजन के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से इतना इंसेक्टिसाइड जा रहा है, उसकी वजह से वो बीमार है। तो ये अगर कोई भी व्यक्ति इस देश का इस केमिकल फार्मिंग को सत्य ठहराता है, आधुनिक कृषि को सत्य ठहराता है, तो उससे एक सवाल है मेरा कि तुम इस दुनिया के अंतिम व्यक्ति हो, तुम्हारे मरने के बाद ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी? तो नहीं, ये दुनिया अनवरत चलती है, ये अनवरत आगे चलती रहेगी। तो आगे वालों को भी आप जगह दोगे कि नहीं दोगे कि तुम ही सब भूगर्भ जल भी तुम लूट के चले जाओगे, धरती की उर्वरता भी तुम लूट के चले जाओगे, बायोडाइवर्सिटी भी तुम लूट के चले जाओगे, अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? इसलिए मैं कहता हूँ, वो जो किताब आपने पढ़ी है कि प्रकृति की व्यवस्था के अधीन होती है कृषि, कृषि संस्कृति है। मैं बार बार कहता हूँ
कृषि संस्कृति है, कृषि जीवन शैली है, कृषि दर्शन शास्त्र है, कृषि उद्योग नहीं है, कृषि धंधा व्यवसाय नहीं है। नहीं, आपने एक सवाल बीच में एक श्लोक कहा था कि किसान पहले ये नहीं चाहता था कि मैं तहसीलदार बनूं, लेकिन आज तो किसान पेस्टिसाइड डाल करके, केमिकल डाल करके अच्छा उत्पादन और अच्छी मार्केट करने के बाद चाहता है कि उसका लड़का तहसीलदार बने, तहसीलदार जा करके बने। आज तो वो तो खुद चाह रहा है। आज तो परिस्थितियाँ ये है, अगर कोई तहसीलदार के लिए अगर 50 लाख रुपए भी मांगे ना तो किसान ज़मीन बेच के दे देगा। टिकाऊ खेती, हमारी कृषि नीतियाँ कहती हैं परंपरागत कृषि की ओर लौटो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर लौटो, टिकाऊ कृषि की ओर लौटो। टिकाऊ कृषि का मतलब क्या है? सस्टेनेबिलिटी। ये कृषि और कृषि की व्यवस्था निरंतर सस्टेन करें, यूं ही बनी रहे। तो यूं ही बनी रहें उसके लिए क्या है? किसान अपनी ज़मीन ना बेचे, किसान को ऐसा लगे कि जैसे खेती से अच्छा तो कोई धंधा है नहीं। इसके लिए क्या करना है? हमको केमिकल के नशे से बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। और बहुत सरल है। अमृत स्वरूपा अन्न पैदा होगा अगर मेरी ज़मीन सही होगी। तो हमें ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है, ग्राउंड वाटर लेवल को ऊपर उठाना है, भोजन में स्वाद आना चाहिए, भोजन खा कर के मैं हष्ट पुष्ट रहूं। आज आपने एक स्टेशन में और दृश्य दिखा दूं आपको। आज किसी भी स्टेशन में जाइए तो हमारे आपके बच्चे, यंग बच्चे 20 साल 22 साल 18 साल के, वो एक अटैची लिए रहते हैं जिसमें 2 पहिया लगा रहता है। किसी के कंधे पर झोला नहीं होता ना। उनकी 10 किलो कंधे पर वजन उठा करके 100 मीटर चलने की हैसियत नहीं बची। बिल्कुल ठीक है ना। कहाँ जा रहे हैं हम? इन हाथों में ताकत नहीं है, इन पैरों में चलने की ताकत नहीं है, तो ये सब रोबोट होंगे क्या दुनिया के आगे आने वाली दुनिया की? बोले साहब वो भैंस बांध दो, बोले हम तो खूंटा गांठ लगाना नहीं जानते हैं यार, वो एक बोरी जरा आटा पिसा लाओ चक्की से, बोले हम उठा के इसको बाइक पर रखें कैसे? मतलब 20 किलो की बोरी आज के लड़के से बाइक पर रखी नहीं जा रही है। तो ये और अगर आगे केमिकल खाते रहे तो क्या होगा? केमिकल के वजह से ही आपको लगता है कि ये सारा इसी की वजह से हो रहा है? देखिए, प्रकृति की व्यवस्था से जो हमको मिलता है, प्रकृति की व्यवस्था में अगर मनुष्य अपना दखलंदाजी ना करे, उसके बाद जो हमको माँ दूध देगी उसमें ताकत होगी, दम होगी और हमें शक्तिशाली बनाएगी। शारीरिक रूप से भी मैं हेल्दी रहूँगा और मानसिक रूप से मैं हेल्दी रहूँगा। लेकिन अगर जो माँ हमको दूध देती है, माँ हमको जो खाद्यान्न देती है, प्रकृति रूपी माँ, उसमें मैं छेड़छाड़ करूँगा। अब भैंस का बच्चा मर गया है, वो दुखी है, आज दूध नहीं देना चाहती, तो पशुपालक का क्या काम है कि आज उसको खाना पूरा दे, पीठ पे हाथ फेरे, थोड़ा सा सहला दे, फुसला दे, और अगर दूध नहीं देना चाहती तो मत दुए, आज एक दिन रुक जाए, शाम को कहेगी आ जाओ दूध दू लो, क्योंकि उसको तकलीफ है, दूध वो भी निकालना चाहती है। लेकिन हमको तसल्ली नहीं है ना, तो वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लाया और मार दिया। अब तो उसकी मजबूरी है ना, उसको दूध देना पड़ेगा। इसी प्रकार ज़मीन हमारी बंजर हो गई। अब वो गेहूं के या मक्के के या गन्ना के या आलू के पौधे को एनर्जी नहीं दे पा रही ज़मीन की, इसकी ग्रोथ पूरी हो जाए, तो लगा दो इंजेक्शन यूरिया का, उससे खींचा जा रहा है, इंजेक्शन लगा दो यूरिया का, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। फिर कोई बीमारी लग गई, डाल दो फंजीसाइड। ये जीवन है, इसको आप जीवन मानते हैं? ये तो मतलब मनुष्य तो मनुष्य रहा ही नहीं, और परमात्मा ने मनुष्य को इसलिए भेजा था, मतलब जिसकी बदौलत आप जीते हैं। आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए पूरा अपना जीवन यापन करता है और उसी में आपने जहर घोल दिया है। बिल्कुल। वो जो कहते हैं ना कि वो जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट दिया। आज मनुष्य जिस डाल पे बैठा उसी डाल को काट रहा है। मतलब अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बर्बाद करने पर तुला है। अपना तो कर ही लिया इसने। तो एक गाना है ना, अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली, वैसे ही कुछ कर रहा है।
अपने बच्चों से खुल्लम खुल्ला कह रहा है, देख मैं तो 70 साल जी लिया, 60 साल जी लिया, 50 साल जी लिया, मैं तो निकल गया यार, अब तू देख अपना, तेरा क्या होगा जनाबे आली। मैंने तो पानी भी लूट लिया, धरती भी बंजर कर ली, बायोडाइवर्सिटी को भी नष्ट कर दिया, मैं तो एंजॉय करके जा रहा हूँ, अब तू अपना संभाल। वो हाल होने वाला है। बिल्कुल। कोई और नसीहत सर युवाओं के लिए? नसीहत, युवा किसान परिवार से जो आते हैं, देखिए युवाओं से मैं कहूँ, एक संदेश मैं देना चाहता हूँ, और छोटी सी बात है। हमारे देश के 14.5 करोड़ हेक्टेयर में जो 14 करोड़ किसान खेती करते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, सब्जी, फल, मसाले, सब कुछ मिला करके उनकी उपज का जो मूल्य है ना, टोटल अगर किसान अपने पास ना रखे, पूरी की पूरी उपज मार्केट में बेचते ठीक, तो 11 लाख करोड़ है, सिर्फ 11 लाख करोड़। और इस 11 लाख करोड़ में 1.5 लाख करोड़ का तो केमिकल फर्टिलाइजर डालता है, 80-90 हज़ार करोड़ का फसल सुरक्षा रसायन डालता है, 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ का डीजल फूंकता है, 50-60 हज़ार का हर साल मशीनरी खराब करता है। अगर किसान मजदूरी जोड़ दे ना अपनी, उसको कुछ नहीं बचता है। और यही जो 40% 50% उपज जो किसान अपने लिए बचा के बाजार में बेच देता है, इसके बाद जो फूड प्रोसेसिंग कंपनियां हैं, प्रोसेस करने के बाद, ब्रेड बनने के बाद, बिस्कुट बनने के बाद, टमाटर जो 5 रुपए किलो बिकता है थोक मंडी में शुरू में, और उसी के टोमेटो केचप जब बन जाता है तो सब 1 किलो टमाटर से 1 किलो बनता है, 10 रुपए मसाला डाल करके, और 10 रुपए की बोतल में वो 100 रुपए की बोतल आती है। तो किसान तो साल भर मेहनत करने के बाद पूरी की पूरी उपज अगर बेच दे तो 10 लाख करोड़ की होती है, पूरी नहीं बेचता, वो केवल 50% ही बेचता है, क्योंकि 50% उसको भी चाहिए। तो 5 लाख करोड़ की बेची, और 5 लाख करोड़ में मैंने क्या जुड़ा दिया, 1.5 लाख करोड़ का फर्टिलाइजर है, 70-80 हज़ार करोड़ 90 हज़ार करोड़ का पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड है, तो आपने जो बेचा वो सब और जो डीजल खर्च हुआ वो है, और जो मशीनरी खराब हुई वो है। तो ये 14 करोड़ जो किसान है ना, इनको नेट अगर रियली देखें, रियली, तो 2 लाख करोड़ रुपए में बेचारे संतोष करते हैं। यानी एक किसान के हिस्से में एक साल में 26-27 हज़ार रुपया आता है, रियल सेंस में। अगर वो मजदूरी अपनी ना जोड़े, तो मजदूरी जोड़ देगा तो लास्ट में चला जाएगा। तो मतलब इस देश का किसान मजदूर बन के रह गया है, सिर्फ इतना कह सकते हैं। मजदूर भी नहीं है, मजदूर को तो मनरेगा का भी मजदूर है ना अगर, तो उसको एक दिन में 201 रुपया मिलता है, और अगर 100 दिन मजदूरी कर ले, 100 दिन सिर्फ, तो 21 हज़ार रुपये हो गए। ठीक है ना। यहाँ से भी इस किसान की तो 50 लाख की ज़मीन की वैल्यू है। 50 लाख की ज़मीन पर अगर वो 6% भी ब्याज माने तो 3 लाख रुपए सालाना तो मिलना ही चाहिए उसको। तो पढ़े लिखे जो युवा हैं उसको खेती को अच्छी विधि से करें। विधि अच्छी है कि खेत की मेड़ें मजबूत बनाएं ताकि वर्षा का पानी रुके, खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगाएं ताकि लकड़ी फल कुछ और एक्स्ट्रा मिले, भूसे को जलाएं ना, भूसे को जानवरों को खिलाएं, यानी जानवर भी पालें। तो पशु पालेंगे तो कुछ मांस मिलेगा, कुछ दूध मिलेगा, पेड़ लगाएंगे तो कुछ लकड़ी मिलेगी, फल मिलेगा। और खेती परंपरागत खेती करें, माने कि उर्द, चना, मटर, मसूर, इससे क्या कि कीमतें कंट्रोल में रहेंगी। अभी फोकस गन्ने पर है, गेहूं पर है, धान पर है, आलू पर है। तो धान की कीमत क्यों नहीं अच्छी मिलती? उत्पादन अधिक है, पैदावार ज़्यादा है, डिमांड कम है। गेहूं की कीमत का यही है, गन्ने की कीमत का यही है, आलू की कीमत। तो देश का किसान अगर उसको सिंचाई के साधन मिलते हैं तो नकदी फसलों की ओर उसका दिमाग जाता है। इसीलिए ट्रेडिशनल फसलें हमको तिल है, अलसी है, जौ है, ये मिलता नहीं बाज़ार में, और इन चीज़ों की भरमार है। तो बाज़ार तो मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर चलता है ना। तो किसान मतलब परंपरागत खेती करें। और मैंने जो परिभाषा बताई, ज़रूरत क्या है,
अब आगरा में और हाथरस में ऐसे इलाके मैंने देखे हैं कि किसान आलू बेच करके पशु के लिए भूसा खरीदता है, अपने लिए गेहूं खरीदता है। मैंने उससे कहा कितनी ज़मीन है? बोले 5 एकड़। हमने गेहूं नहीं, बोले नहीं हम गेहूं नहीं बोते, आलू बोते हैं। गेहूं क्यों नहीं बोते? नहीं, आलू में ज़्यादा फायदा है। गेहूँ खरीद। तो ये खेती नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। मैंने क्या बताया, खेती दर्शन है, खेती संस्कृति है, खेती जीवन शैली है, खेती हमारे इस देश की आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है। बिल्कुल, अगर इसको खत्म कर दिया गया तो बिल्कुल अस्तित्व कुछ नहीं बचा। अस्तित्व के ऊपर ही सवाल खड़े हो जाएंगे और खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में बीके सचान साहब और कृषि अधिकारी हैं। लगातार किसानों से संबंधित कई इंटरव्यू हम लोगों ने लिए हैं और हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे और अन्य विभिन्न पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे, सुधार की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि किस तरीके से किसानों का उद्धार हो और किस तरीके से किसान संपन्न बने इस देश में, लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। बने रहिए SES न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।